जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक क्यों कहा ये मैं आगे चल के ज़रूर आपको बताऊंगा, सेनेटर रहमान मलिक साहब के साथ। मलिक साहब खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। नरेंद्र मोदी इतना ज़रूरी हो गया कि आपने पूरी किताब लिख डाली उसके ऊपर। थैंक यू हैदर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्यार भरी दिल से सलाम सारे नाजरीन को जो देख रहे हैं। सवाल आपने पहला ही चुपता कर दिया और काफ़ी थीसिस कर दिया। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये मेरे थॉट्स और आइडियाज़ जो आए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो माइंड सेट है जो इंडिया का पिछले 70 साल से चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो एंटी माइंड सेट जिसे मैंने एक वॉर सिंड्रोम इन द माइंड ऑफ नरेंद्र मोदी है, उसको मैंने स्टडी किया बड़ा थॉरली, और मेरी स्पीचेस में भी और मेरी चार्ज शीट्स में भी, जो भी मैं बाहर भी लिखता रहा या हाउस में बोलता रहा, उसमें मेरी उस चीज़ की झलक नज़र आ रही थी जो कि मैं देख रहा था कि इंडिया किस अंदाज से आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ख़िलाफ़ लिखना नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्सपोज करना ज़रूरी था, क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी है जिसे टीन एज में मुफ्ती बानी के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने में अपना किरदार अदा किया, और जाके बांग्लादेश में जिस अंदाज से सीना तान के इसने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान को तोड़ने में मदद दी और इससे पाकिस्तान तोड़ने में इंदिरा गांधी ने, यानी इसने पूरी डिटेल दी। तो उसको मैंने फॉलो अप किया और फिर देखा कि इसकी क्या दुश्मनी थी पाकिस्तान के साथ, जो इतना कल्ट और इतनी नेगेटिविटी क्यों आई। तो फिर जब मैंने इसको देखा, ये तो आरएसएस का मेंबर बन गया था जब अभी अपने चचा के साथ चाय की दुकान पे काम करता था। तो इसका जो सफ़र शुरू हुआ आरएसएस के साथ, फिर ये घर से भी भाग गए मोदी साहब, शादी की वो भी भाग गए शादी से, क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी आरएसएस के साथ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, और जो मैं कह रहा हूँ मुझे मोदी साहब चैलेंज कर सकते हैं कहीं भी अगर गलत बात कोई हो। तो फिर इन्होंने जिस अंदाज से एक माइंड सेट एंटी मुस्लिम किया वो आगे चलता रहा, और जब ये आरएसएस में काफ़ी सीनियर चले गए तो आरएसएस ने ये फैसला किया इनको आप पॉलिटिक्स में ले जाएं। तो दिस इज़ हाउ फिर बीजेपी में गए और वहाँ से ये चीफ मिनिस्टर बने। आप नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द क्यों कहते हैं? देखें, ये तो हालात और वाक़यात और रिकॉर्ड कहता है। अब इसको आप प्रेगमेटिकली देखें तो क्या आरएसएस दुनिया में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हुई? क्या दुनिया में उन्हें पूरे बड़े फोरम है इसको मिलिटेंट नहीं कहते? क्या आरएसएस को अमेरिका ने टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया था? क्या टॉप 10 वांटेड जो टेररिस्ट हैं गूगल में अगर आप देखें तो वो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी है? तो वो इसलिए तो नहीं हुआ था वो पॉलिटिशियन, वो इसलिए हुआ था कि आरएसएस का ये बहुत एक्टिव मेंबर है। आरएसएस ना अमेरिका की लिस्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आज, आरएसएस ना यूएन की लिस्ट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आज। नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में कोई भी आज टेररिस्ट नहीं कहता। तो वो शख्स जिसने 2000 गुजरात के मुसलमानों को मारा, जिसने डिफरेंट ना, आप कह रहे हैं दुनिया नहीं मान रही उसको। नहीं, दुनिया मानती है, और आप ज़रूर वो रिकॉर्ड दिखा दें कि अमेरिका ने इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करके लिस्ट किया, और जब वीज़े के लिए अप्लाई किया नरेंद्र मोदी में तो इनको बैन कर दिया गया अंडर द लॉ कि इसने ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लिहाजा इसको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। जब ये हुजूर प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त अमेरिका को ख्याल है इसको अपनी गोद में लें। दैट्स द रीज़न यूरोपियन आरएसएस की वजह से किया। उसके बाद जब ही वॉज गिवन अ टाइटल ऑफ बूचर ऑफ गुजरात तो दुनिया पूरी चीख उठी थी। और इसको मैं एक वाक़या बताता हूँ। इनका एक एमपीए था मुसलमान, इलेक्शन लड़ने के लिए जब तैयार हुआ तो इन्होंने उसको मना किया, दिलेर आदमी था। आरएसएस ने हमला कर दिया वहाँ पे उसके घर पे। उसने कहा मुझे मार लो, मेरे लोगों को ना मारो। इन्होंने पहले टांगे काटी, फिर उसका बाजू काटे, फिर उसका गला काटा। और जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी साहब ये हुआ है, तो उसने कहा अगर गाड़ी चल रही हो, रास्ते में कुत्ता आ जाए कोई, तो उसको कुचल ही दिया जाता है। जब एक पॉलिटिशियन ऑफ दिस स्टेचर फॉर गॉड सेक इस तरह बात करता है, यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी जो डील करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, आरएसएस पढ़ के देख लीजिए कि मैं नहीं कहता, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकालें तो गांधी जी को किसने मारा था, कत्ल किसने किया था? आरएसएस ने किया था।
1927 से ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है और बिहार से लेकर बाबरी मस्जिद से लेके सब में ये मुलव्वस रहे। आप आगे आ जाए। जो चार्जशीट सर, जो चार्जशीट आपने बना दी आरएसएस, नहीं मैं आगे और भी चीज बताता हूँ कि जो समझौता एक्सप्रेस है उसमें जो डीआईजी कराकरे की इन्वेस्टिगेशन है उसमें जुडिशियल स्टेटमेंट्स हैं बिफोर अ मैजिस्ट्रेट कि कर्नल प्रोत ने कन्फेस किया कि मैंने किया, आरएस के स्वामी साहब है उन्होंने किया कि मैंने करवाया। उन सब की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई तो राज जो है उस ट्रबल में आ गया कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, उसको एलिमिनेट करने का प्रोग्राम बना। और जब ये बॉम्बे वाला धमाका हुआ, पूरा इंसिडेंट हुआ, उसमें ही वॉज हैंडलिंग ऑफिसर, तो उसको वहाँ पे एट द स्पॉट टारगेटेड गोलियों के साथ मार दिया गया। और वो जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी वो उस पर एक समझ लें कि ठंडी कर दी गई। सर मैं अगर इसको कंक्लूड करना चाहूँ, देखें दुनिया आज जैश ए मोहम्मद को दहशतगर्द कहती है, दुनिया आज लश्कर तैयबा को दहशतगर्द कहती है, पर आपकी किताब और आप जैसे कई साथी, जैसे मैं भी हूँ, हम आरएसएस को दहशतगर्द कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को कातिल भी कहते हैं, पर दुनिया इस बयानिया को नहीं मानती। इसलिए नहीं मानती हैदर साहब कि हमारी कमज़ोरी है, हमारी हुकूमतों की कमज़ोरी है। जैश ए मोहम्मद या असर मसूद लेट्स से अभी इन्होंने पुलवामा में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जो डोजियर है उसमें तो कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। हाफिज सईद के खिलाफ इन्होंने बात की, कोई एविडेंस नहीं थी। यहाँ तो मैंने बुक में भी और चार्जशीट में भी और फैट एफ की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लिखा विद ऑथेंटिक प्रूफ्स। Number one, he is a terrorist financer, Prime Minister Modi, his government. He is a great protector of international fugitives. He is great protector of money launderers. मैं सिर्फ ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रूफ्स के साथ इसमें चीज़ें भी मेंशन की हैं। Having said so, हमें चाहिए था कि हम भी आरएसएस को फैट एफ के जैसे यूएनओ में लेके जाते कि ये प्रूफ्स है। हमने ये काम नहीं किया। हमसे क्या मुराद है आप? हमसे मुराद हमारी हुकूमतों में। अभी आप भी तो हुकूमत में, मैं भी था, बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त एक जो माहौल चल रहा था और जिस माहौल में हम लेके चले, हम पीछे नहीं हटे थे। मैंने आपको पता समझौता एक्सप्रेस को बहुत एक्सपोज किया, जिस अंदाज से मैंने बॉम्बे को सामने आया। आपने तो बॉम्बे में कहा कि हाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इंडियन मीडिया क्लेम दैट के इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आप थे उस वक्त। नहीं, ऐसे गलत कह रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं की थी मैंने। देखें, नॉन एक्टर्स हर जगह होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, और उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें रा की ये स्टिंग ऑपरेशन थी और रा ने हमारे कुछ लोग रिक्रूट करके अपने साथ में डाले। मैंने ये कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन में नसारी बरादरान थे जो इंडियन थे, मुसलमान थे, और यहाँ से एक आध आदमी उन्होंने पकड़े मुख्तलिफ जगहों से, और उनको एक इंप्रेशन देने के लिए कि ये पाकिस्तान ने किया। बेसिकली इट वॉज टोटल स्टिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया। अगर सिर्फ ये पाकिस्तान की होती तो डेविड हेडले कहाँ से आ गया, ट्रिपल एजेंट, जिसको जो चार्ज भी हुआ, जो अरेस्ट भी हुआ, उसको सज़ा भी हुई है। तो ये एक किस्म की मल्टी फैसेट किस्म की एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी जो कि अक्रॉस द मैनी कॉन्टिनेंट हुई, जिसको मैंने एक्सपोज भी किया। और जब मेरी उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे चंदरबरम से बात हुई तो नहीं मान रहा था। मैंने उनसे बड़ी डिटेल से डिस्कस की, खुल के की। मैंने कहा देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट्स, और फिर उस वक्त तो नहीं माने, लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे थे किट्ठे, आई हैड गॉन फ्रॉम पाकिस्तान न्यू दिल्ली से खटमंडू, तो रास्ते में उन्होंने मुझे कहा यस यू वर राइट कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी डेविड हेडले की भी, एंड रॉ इज इन्वॉल्व एज वेल। एग्जैक्टली। तो अब ये रा उसका क्या था, वो रा आरएसएस और इंडियन आर्मी, ये तीनों का एक नेक्सस है पाकिस्तान के खिलाफ। दैट इज व्हाट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव डॉक्यूमेंटेड इट। तो देखें, टेररिज्म कहीं से भी हो, किसी का भी सॉइल इस्तेमाल हो, एटलीस्ट आई एम नॉट फेवरिंग इट, आई हैव नेवर फेवर्ड इट। तो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट कर दी नरेंद्र मोदी ने, उसके वो दो चीज़ें चाहता था। और डिज़ाइन क्यों किया उसने? नहीं, देखे उसने डिज़ाइन ये किया, हर कोई अपना इलेक्शन का मॉडल बनाता है, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये समझती है कि पाकिस्तान का एंटी माइंड सेट इलेक्शन में बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने ये एक मॉडल बनाया कि हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की दुश्मनी जो है उसको सामने रखते हुए इलेक्शन जीतना है। तो इनके 4 मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई आपस में, नरेंद्र मोदी हेडेड इट, और फैसला ये हुआ कि हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। पुलवामा से पहले ये हुआ सब जी,
पुलवामा से पहले कि कोई बड़ा सा वाक़या क्रिएट करके कि सिचुएशन बनाएंगे। क्या सिचुएशन बनी? उन्होंने पुलवामा करवाया, जो कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, क्यों मैं कहता हूँ इस बुक में भी है, या मुझे को नेगेट कर दे मैं गलत कह रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने वही जो कहा कि हम, दूसरा पॉइंट था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, झूठी मूठी सर्जिकल स्ट्राइक की एक स्टेटमेंट आई कि अटैक होगा, इंडिया अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा हम पे, या कुछ और हो सकता है। तो मैंने कहा 12 रीजंस मैंने दी, वर्ल्ड वाइड भी छपी, कि इंडिया पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन वो एक समझौता एक्सप्रेस टाइप या पाकिस्तान में गड़बड़ करा सकता है। आप सारी जो उसने बलूचिस्तान में करा, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, हालांकि गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान में कुछ करा सकता है। कोई दहशतगर्दी की बात करता है, वाज द वन आई सेड कि करेगा कुछ, क्योंकि यादव जैसे लोग, यादव के लेवल जैसे लोग बलूचिस्तान में मौजूद है। ये 2 वाक़यात हुए हैं, ये लिंक टू इंडिया। इसी पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ तक ब्रेक का बढ़ते हैं, ब्रेक की जाने। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात करेंगे रहमान मलिक साहब, क्योंकि प्लान था नरेंद्र मोदी का कि अपना इलेक्शन जीत सके। क्या वो अपने प्लान में कामयाब हुआ? सेकंड, क्या अभी भी खतरा है कि पाकिस्तान पे किसी तरह की इंसर्जेंसी आर्मी के जरिए कर सकता है? साथ में ये भी बता दीजिए, जो पिछली बात आप कर रहे थे, जो प्लान नरेंद्र मोदी ने किया, क्या तमाम आर्मी चीफ हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी ने ऑन बोर्ड लिए थे? देखिए, ये तो उसका काम था, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि इंडिया का हमेशा तरीकाकार ये रहा है कि पहले वो हमारे इलाके में या एरिया में ट्रेटर ब्रिगेड करता था। वो ट्रेटर ब्रिगेड जैसे मुक्ति बानी हुई, इन्होंने ट्रेटर ब्रिगेड बलूचिस्तान में कोशिश की, KPK में कोशिश की, इंडिया कामयाब नहीं हुआ। इसलिए मैं विद कन्विक्शन कह सकता हूँ कि इंडिया आप पे आर्मी के थ्रू एग्रेशन नहीं करेगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, जो बलूचिस्तान में हुआ सर, जो बलूचिस्तान में कॉवर्ट ऑपरेशन, हजारा बरादरी बसों से उतार के लोगों को, मैं जी कॉवर्ट ऑपरेशन करेगा, और कॉवर्ट ऑपरेशन में वो सेक्टेरियन को और एथनिसिटी को करेगा इस्तेमाल। क्योंकि इनके सुब्रमण्यम एक डायरेक्टर होता था रा का, ही केम टू पाकिस्तान इन अर्ली 50s। तो जब ये पूरा सफ़र करने के बाद कंक्लूड करके उसने एक 30 सफ़े किताब लिखी थी। उसने कहा कि पाकिस्तान कैनॉट बी ब्रोकन with arms and ammunition and with threats and all that. The only thing which can break Pakistan is ethnicity और sectarianism. तो sectarian चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आज तक इंडिया वही गेम प्ले कर रहा है और आइंदा भी कोशिश करेगा। जो बलूचिस्तान में हुआ, क्या उसमें हिंदुस्तान रॉ इन्वॉल्व है? देखिए जी, मैं जितने इंडिकेशंस हैं उसके तहत मैं कह सकता हूँ शौक से कि अगर यादव जैसा एक सर्विंग रॉ का एजेंट अपना काम कर रहा है, उसकी कन्फेशन मौजूद है कि बलूचिस्तान में को डिस्टेबलाइज करने के लिए टेररिज्म का इस्तेमाल करना उसकी मैंडेट थी, तो पता नहीं कितने यादव और अभी तक मौजूद है। तो जब हमारे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ है और स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन रिकॉर्ड कि विल टीच लेसन पाकिस्तान थ्रू बलूचिस्तान, उनके डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर वो जो राजनाथ साहब हैं उन्होंने भी कहा वी विल टीच यू लेसन थ्रू बलूचिस्तान। तो इन स्टेटमेंटों के बाद जो कुछ आज बलूचिस्तान में हो रहा है, हम हक बजानब हैं ये कहने में कि ये सारी की सारी टेररिस्ट की कार्रवाइयाँ जो है इसके पीछे रॉ इंडिया मौजूद है और इसमें अफगानिस्तान भी। पर हमारे पास सबूत नहीं है। देखिए, सबूत तो आ जाएंगे, जैसे यादव ने दिए ना। मलिक साहब, मैं पीछे नहीं जाता, 2008 से शुरू करता हूँ। 2008 से आप वजीर दाखिला बने, फिर एक्टिवली आपने इसमें रोल प्ले भी किया। क्या वजह है कि रहमान मलिक, अदनान हैदर, शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान पर बार बार ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान के ज़रिए हुई, दहशतगर्दी रॉ के ज़रिए हुई, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। हम मसूद अजहर को पकड़ते हैं, हम हाफिज सईद को पकड़ते हैं, लेकिन उनकी अदालतें समझौता एक्सप्रेस को छोड़ देती हैं। क्या सिर्फ दावे हैं, हमारे पास सबूत नहीं है कि रॉ इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व है इसके अंदर? देखिए, बात सुनिए कि आपने सवाल जो फ्रेम किया मेरे हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, इसलिए कि वही कोर्ट जो समझौता एक्सप्रेस का फैसला करता है तो उसके सेकंड पेज पे वो लिखता है कि मेरे पास जो एविडेंस आनी चाहिए थी, जो कि DIG क्राकरे की थी, उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। क्योंकि वो चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आई और जो एविडेंस उस वक्त थी उसको ज़ाया किया गया है, लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस
he is forced to exonerate them. तो अब आगे समझौता ना एक्सप्रेस के कातिल नहीं सर, अब मैं पूछ, समझौता एक्सप्रेस के कातिल छूटे तो उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान और पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, वो कोई भी हो XYZ। तो क्यों होंगे? नहीं, इसलिए कि मेरे उनका अपना- सर, मेरे ना, ना, 40 ना, लोग ना, शहीद देखिए, हुए ना सर वहाँ। उनके जो उनका सुप्रीम कोर्ट है उसमें बकायदा मौजूद है कि दिस वाज डन बाय RSS एंड रॉ। अब बात यह कि अगर एक सीन जो है टेररिज्म का वो इंडिया में हुआ है, आप तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते उसमें। जिसने इन्वेस्टिगेट किया, जिस DIG ने उसको, तो उनको कत्ल कर दिया, मार दिया उसको। सर ये डबल सरेआम मार सर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि वहाँ मुंबई होता है तो मैं पाकिस्तानी पकड़ लेता हूँ, वहाँ उरी होता है मैं पाकिस्तानी पकड़ लेता हूँ, वहाँ पुलवामा होता है मैं पाकिस्तानी पकड़ लेता हूँ, वहाँ 2000 गुजरात में मार। सर तो डबल स्टैंडर्ड है ना। टेक्निकली बात करता हूँ, एक है आपकी एक ऑनगोइंग टेंशन, और उस टेंशन को समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। ये टेंशन है, रहेगी, उस वक्त रहेगी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। अगर आप ये कहें कि जो RSS की ब्रुटैलिटीज़ हैं या मोदी की ब्रुटैलिटीज़ का सबूत दें, तो एक दिन चले जाएं कश्मीर में, आपको जो अंधे लोग और जो अपाहज लोग और जो बेवा और जो रेप बच्चियां हुई हैं और जिनके वो लोग लाखों लोग शहीद कर दिए गए हैं, इससे बड़ा प्रूफ है। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की एक प्रेसिडेंट ने, जैद ने खुद रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट देते हुए रोता है यूनाइटेड नेशन में, और उससे बड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है जो ऑथेंटिसिटी के साथ ये कह सके वहाँ ये हुआ। सारी चीज़ें आपके सामने हुई। अब आ गया पाकिस्तान। इससे बड़ी वायलेशन, इससे बड़ी टेररिज्म क्या होगी कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करा के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी कोई प्रूफ मांगते हैं आप? क्या इससे बड़ी वायलेशन क्या होगी कि आपकी बलूचिस्तान में वो अपना एक जासूस भेजते हैं, सर्विंग ऑफिसर भेजते हैं, पकड़ा जाता है, उसकी तफसीर मिलती है। तो स्टेट टू स्टेट जो जुर्म होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से पकड़े जाते हैं, क्योंकि स्टेट टू स्टेट। इसको वाइंड अप करूंगा इस बात के साथ कि इस मुल्क से जो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर का एक मुल्क है पाकिस्तान, इसकी सरहदों से बाहर निकलें तो बांग्लादेश भी मुझे टेररिस्ट कहता है, श्रीलंका भी मुझे टेररिस्ट कहता है, पूरी दुनिया मुझे टेररिस्ट कहती है। ये तो आप पाकिस्तानी आप कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कह रहा हूं, तो मेरा बयानिया दुनिया क्यों नहीं मानती? हु इज रिस्पांसिबल? ये सवाल था मेरा सर। इसी सवाल का भी अच्छा आपने सवाल किया, और ये क्वेश्चन आज की ज़रूरत है और इसका जवाब देना भी ज़रूरी है। एक चीज़ होती है रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एंड योर इश्यूज एंड ऑफ कोर्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो आज तक हम सही तरीके से कन्वे नहीं कर सके। क्यों? अब देख लें, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टोटल बजट $125 मिलियन, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री टोटल बजट $3 बिलियन। जिस अंदाज से उनकी लॉबिंग हमारे खिलाफ होती है वो फैट ऐप से देख लें, आप इंटरनेशनल कोर्ट में यादू को देख लें, आप UN में हमारे खिलाफ जो बयानबाजी होती है वो देख लें, तो असल में मतलब मसला फिर आपने डाल दिया कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। नहीं जी, पाकिस्तान के पास जो पैसा है वो गलत जगह पे लग रहा है। जहाँ ज़रूरत है क्यों नहीं लगाते? हमारे एम्बेसडर के पास चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं होते, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो लॉबिंग क्या करेगा? तो हमारा ये नैरेटिव नहीं जा सका। अब हमारा नैरेटिव भेजने की ज़रूरत है। मैंने 2 वीक्स बैक जो मेरी मीटिंग हुई, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी फॉरेन अफेयर्स, उसमें मैंने कहा सारे काम छोड़ें, समरी बनवाई और एक पब्लिक पॉलिसी एक डिपार्टमेंट क्रिएट करवा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना जरूरी है। 70,000 लोग शहीद करा दिए हैं और आज हमें फिर भी टेररिस्ट कहते हैं। तो इस बयान को बदलना चाहिए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त और ब्रेक का बढ़ता ब्रेक के जाना। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। रहमान साहब, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बिलावल साहब ने बार बार कहा कि मौजूदा काबीना में 3 लोग वो हैं जिनका ताल्लुक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। क्या आप उनके बयान को या उनकी बात को इंडोर्स करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ आवर लीडर, ही इज़ ए चेयरमैन। जो उन्होंने कहा है डेफिनेटली एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी, एक सीनियर लीडर की हैसियत से जो उन्हें कहते हैं, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि उसकी तायद की जाए। बहरहाल जो उन्होंने कहा वो वक्त और हालात जिस अंदाज से चल रहे हैं, कुछ जवाबात जो होते हैं वो इनडायरेक्टली ही मिल जाते हैं। तो अभी तक तो जवाब तो आपको मिल गया, फिर दोबारा सर मैं पूछ रहा था, जब आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप भी इन्हीं लोगों से मिला करते थे जिनसे मिलने पर बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो कालदम तंजीमों का। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मैं कभी इनको नहीं मिला। नंबर 1 आज बता देता हूँ आपको कि सिपाही साहबा
यहाँ जुलूस निकालना चाहती थी, मैंने बैन कर दिया था। रिकॉर्ड देख लें कि उन्होंने कहा माना चाहते, मैंने कहा शूट एट साइट अगर कोई दाखिल होता है। नंबर 2 आ जाए आप, उसी हालात और वाक़यात में लाल मस्जिद को मैंने संभाला था और रोज़ बुरके में पहनी हुई कुछ औरतें आया करती थी और पूरे शहर को उन्होंने होस्टेज कर लिया था। किसने छुड़वाया था? मैंने छुड़वाया था। मेरी मुलाकातें तो नहीं होती थी। आई यूज्ड टू यूज़ लॉ। अच्छा, अब आगे बात के किनको मिलना है किनको नहीं मिलना, दैट वाज माय डिसीजन। और मुझे बताया कि टीटीपी को मैंने बैन किया, आपको पता है, और इसके साथ साथ किसी और को भी बैन किया था। मैं सवाल बहुत आसान कर देता हूं, मैं आसान कर देता हूं सर, सवाल आपने कर दिया है, जवाब आप मुझसे ले लेना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज से दैश आगे आ रही है, मैं आज डिमांड करता हूं आपके थ्रू कि आज उसको भी बैन करें। कहीं ये इतना बड़ा मॉन्स्टर ना बन जाए। ऑर्गेनाइजेशन सर, क्या कह रहे हैं आप? दाइश तो बैन ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? दाइश आईएसएस। यहां पे पाकिस्तान में नोटिफाई करके कितने लोग पकड़े आपने? कितने पकड़े हैं उसके तहत? मेरे नहीं ख्याल से कि कोई ऐसा शेड्यूल में कुछ नाम आए हों। मुझे 2 नाम बता दें ना, 2 नाम बता दें। नोटिफाई तो हमने नहीं किया, वो हमारी अपनी इंटरनल पॉलिसी है सर। अगर मैं बिलावल साहब के सवाल को आसान कर देता हूं, जिन लोगों से 3 वुज़रा मिले, मैं उन सब का इंटरव्यू कर चुका हूं, तो क्या फिर मैं भी दहशतगर्द हूं? देखिए, बात यह है कि एक होता अंदाज कहने का। आज मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हो सकता है कल मोदी का भी कर रहे होंगे, तो क्या मैं मोदी के इंटरव्यू कहने पे गद्दार कह दूंगा आपको? नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी लीडर की आती है तो उसको इस अंदाज से लेना चाहिए कि पॉजिटिव का अगर कोई चीज़ है वेरीफाई करके ख़त्म कर दें। बाकी मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त, मैं अपनी लीडरशिप से भी दूसरी लीडरशिप से कह रहा हूं कि आप जिस इस वक्त भंवर में फंस चुके हैं, और इसी भंवर को देखते हुए हैदर साहब, मैंने आर्टिकल लिखा था कि सुनामी जो है इट मे इनगल्फ दिस गवर्नमेंट और अ सिस्टम। सर वैसे आप बड़े खतरनाक आर्टिकल लिखते हैं, ये आपने पाकिस्तान की अच्छी भली इकॉनमी को स्लिप करवा दिया। मतलब क्यों? एक बड़ी इकॉनमी है, क्या सिर्फ कैबिनेट में होने वाली तब्दीलियां जिसका अंदाजा आपको पहले था उस वजह से कह देना कि पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं? इट इज़ अदर वे राउंड, इट इज़ अदर वे राउंड। जो इस वक्त हमारी कैबिनेट गई है या कुछ हुआ है, वो इकॉनमी की वजह से गई है। अब देखिए, आप कहते हैं जी कह देना एक बड़ी इकॉनमी की वजह से तो असद उमर को जाना चाहिए, 8 और भी चले गए सर। नहीं, बात सुने तो मेरा ख्याल है कि मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आधी कैबिनेट के साथ वक्त के आने के साथ साथ इन गल्फ होती जात देख रहा हूँ पूरी गवर्नमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट टेक बिग स्टेटमेंट फ्रॉम मी। वो इसलिए सुने, आप थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लें कि आपका डॉलर अगर एक स्ट्रेंथ गेन करता है और ओवरनाइट 20 रुपये आपके जाते हैं नीचे, यानी स्लिप होता है एंड शार्प स्लिपिंग होती है, उसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। मैंने स्टेटमेंट दी थी हाउस में, निकलवा के ज़रूर चलाइएगा, जब डॉलर 112 पे था। तो हैदर साहब, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा कि ये जाएगा 125, 30, 35, 40। आज मैं कह रहा हूँ ये 150 से ऊपर जाएगा। आइए क्यों? क्योंकि IMF की कंडीशंस जो थी वो बड़े ही इंटेलिजेंटली, क्लेवरली, कनिंगली जो IMF थी उसने पहले ही मनवा ली थी, और वो प्रोसेस आज भी जारी है। IMF ने पहले मनवा ली थी, तो असद उमर क्यों गए? आप सुन लेना, आप जरा, कुछ स्केपगोट एक लफ्ज़ होता है आपको ना? हाँ, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, आपके उस्तादों ने बताया भी होता है स्केपगोट क्या होती है। तो वो ये स्केपगोट बने, मेरे हिसाब से ये स्केपगोट बने। मेरा उनके लिए दिल में कोई नेगेटिविटी नहीं है, फ्रैंकली ही डिड हिज बेस्ट। बट क्वेश्चन इज कि अगर ओवरऑल पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है, अगर मैं थोड़ा बहुत हिस्सा रखता इस हुकूमत में, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता डेबिट रिटायरमेंट प्रोग्राम, नेशनल डेबिट रिटायरमेंट प्रोग्राम, एंड इट्स पॉसिबल। मैंने अभी एक सजेशन दिया है, मैं आपके थ्रू ये पब्लिक कर देता हूँ, मे बी इट गोज एज ए ब्रेकिंग न्यूज़। एक मीटिंग हुई थी बड़े सीनियर चाइनीज़ के साथ, और एम्बेसडर भी था, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ भी थी। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, हम बिज़नेस भी करेंगे, हम जोन्स भी बनाएंगे, हम सी पैक को चेंजर भी कहेंगे, गेम चेंजर कहेंगे, लेकिन जब होल बड़ा हो तो वो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, उस होल को, जब तक उसका कोई इलाज ना करें। हमारा सबसे बड़ा ब्लैक होल फॉरेन डेट्स है। तो मैंने तजवीज़ दिया, आई होप द गवर्नमेंट टेक्स अप दिस इशू। मैंने
एक अभी इंटेंट कर रहा हूँ ख़त भी लिखना इमरान खान को। वो क्या कि मैंने ये कहा है कि चाइना हमारा 50 बिलियन का जो डेट है वो बाय आउट कर ले प्रेजेंटली। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो हमारा डेट रिटायरमेंट प्रोग्राम है, इस ऑप्शन को आप एक सी पैक के प्रोजेक्ट के तौर पे ले लें। मुझसे वही इकोनॉमिस्ट ने पूछा, मलिक साहब आप सिक्योरिटी के बंदे हैं, ये बात जो आपने की है बड़ी पते की है, विल यू एलैबोरेट इट? एम्बेसडर ने भी कहा, जो चाइनीज़ वहाँ बैठे थे उन्होंने भी कहा, और पाकिस्तान के 3-4 इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पूछा। मैंने कि बड़ी सिंपल है, अगर इसको प्रोजेक्ट बना देते हैं। इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है कि चाइना ने बहुत लोन दे दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, बिल्कुल गलत है। $6.8 बिलियन है टोटल जो उन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर में दिया है। बिल्कुल सही। सी पैक के अलावा जो है ये सी पैक के अलावा नहीं, इसको आप लेट्स से सेम स्पैन ऑफ टाइम है, तो व्हाई नॉट वी कंसिडर इट दे कि हमें इनको जो पे बैक करना है, जो लोन है सॉफ्ट टर्म्स पे, वो $6.8 बिलियन है। बाकी लोन उन्होंने अपनी कंपनीज को दिया, अपने एंटरप्रेन्योर्स को दिया। पर ये बात सर IMF और आज मैं उस पे जा रहा नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे। वो पैसे भी पाकिस्तान में लग रहे हैं सर, मैं अभी आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ आपको। जो इस वक्त इक्विटीज़ हैं वो क्लियर होनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने कहा कि जो इनकम आएगी, रॉयल्टी आएगी, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, उसका कुछ हिस्सा वक्फ कर दें और 5 साल की हमें छूट दे दें कि हम आपको कोई रीपेमेंट न करें। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंटीना के साथ हुआ, मैक्सिको के साथ हुआ, और बड़ी बड़ी कंसोर्टियम्स है बैंक की जो हुकूमतों के डेट ले लेती हैं और उनको रिलीफ दे के बेहतरी करती हैं। अगर आप देखें अर्जेंटीना का हाल हमसे भी बुरा था, आज उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई है। तो आई होप द गवर्नमेंट विल टेक एन इनिशिएटिव, और ये जो चीज़ मैंने बनाई इसको मैं लिख के भी दे रहा हूँ ताकि ये एक प्रोजेक्ट बन जाए। हाँ, जब तक मेरा सवाल फिर वहीं रह जाएगा ना, जो सजेशन है आपकी, इस पर IMF के और वर्ल्ड बैंक के तहफुजात वो कैसे मैं भी आ रहा हूँ, दे आर नॉट एग्री कि बाकी रकम को अलग से। वो तहफुजात बेसिकली पॉलिटिकल है। कैसे पॉलिटिकल है? वो इस तरह के, सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी, वी डोंट बिलीव इन वन बेल्ट वन रोड, एवरीबॉडी नोज। And then a few statements of various intellectuals, economists and the administrators from West कि हम नहीं चाहते कि जो मिडल ईस्ट का तेल है या गैस है वो वाया K2 and mountains goes to China, नहीं goes to China। ठीक है, एक बड़ा माइंडसेट क्लैरिटी के साथ आ गया। दूसरा ये किया कि फैटएफ का सिलसिला जो शुरू हुआ, जो बेसिकली इंडिया ने इंजीनियर किया, RSS का प्रोड्यूस शुदा एक फिल्मी प्रोग्राम जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी फिल्मी लाइन पे करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये फैटएफ में जब अमेरिका गया, ठीक है, तो अमेरिका ने हमें वहां से क्रिपल किया। मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल चीज है। जब तक हमारे लॉन्ग डिबेट है ना सर, आप फिर इस पे एक लंबी बहस हो सकती है। मेरे ख्याल में हम इस पोजीशन में नहीं है कि आप वाला फार्मूला फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर सकें। वक्त तो ब्रेक का बढ़ते ब्रेक के जाने। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। मलिक साहब, फार्मूला बहुत अच्छा है, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है बगैर कुछ लगाए, बट IMF वर्ल्ड बैंक बगैर कुछ लगाए क्या लगा रहे हैं? वी आर डूम्ड एट द मोमेंट। देखें, आपकी इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 11.4 हो चुकी है, आपका ग्रोथ रेट नीचे जा चुका है, आपके नोट छापे इतने गए हैं कि आपका इस वक्त महंगाई का बुरा हाल हुआ है, और यही हुकूमत कहती है कि हम लोगों की चीखें निकलेंगी। तो मैं समझता हूँ चीखों में तो हुकूमत दब गई है। मेरे आर्टिकल का थीम ही है कि अगर आप आवाम को कहते हैं कि हम आपकी चीखें निकाल देते हैं, फिर आवाम के पास जब चीखें निकलती हैं तो फिर दब जाती है। मैं फाइनलाइज करूँ इस चीज़ को। मैंने मीटिंग में, आप शाह महमूद कुरैशी साहब से कंफर्म कर लें, और जितने इनके हाई आपसे एज ए मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट, मैंने जो ने कहा, मैंने देखे हमेशा गुड प्रो होता है। आप इस वक्त मदद कर रहे हैं अमेरिका की कि आप अफगान तालिबान की सुलह करवा रहे हैं उनके साथ। फैटएफ को रख लो उस पर कि हमें फैटएफ से निकालो। रखने वाले भी वो हैं, आगे ब्लैक लिस्ट कराने वाले भी वो हैं। और अगर आप एक स्टेटमेंट देखें IMF की कि हम 2 चीज़ों को देख रहे हैं, एक कि अगर ये फैटएफ में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिलेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये हमसे लेके अपने डेट रिटायर करेंगे जो चाइना के हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड रिडिकुलस। अब दोनों चीज़ों को किसने काउंटर करना? ना आपने करना ना मैंने करना है, इट्स आवर गवर्नमेंट।
आवर लीगल एक्सपर्ट्स ठीक है। अब मैं समझता हूं कि जो मेरी इवन सॉरी टू से अटॉर्नी जनरल से भी बात हुई है, मैं समझता हूं कि जो हुकूमत का इनपुट होना चाहिए ऐसी चीज़ों में हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। तो जब एक टीम में कंसेंसस ना हो, एबिलिटी ना हो, डूअर्स ना हो, मौका की नज़ाकत को देखते हुए डोंट प्रोसीड एग्रेसिवली, सेंसिबली, प्रैग्मेटिकली, उसका रिजल्ट ये होता है जो हमारे साथ हुआ। आपने तालिबान मुज़ाकरात पे कर दी, तो एक सवाल उस पर पूछना चाहूँगा। तालिबान मुज़ाकरात पाकिस्तान ने कराए, क्या इन रिटर्न हमने कुछ लिया उनसे या नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। यही तो मैंने उनको कहा है कि बजाय इसके कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करें, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, आप एक रखें कि हमारी मुसीबतों को कम कराओ। हाँ, एक फ़ायदा उसका हुआ सिर्फ कि मैंने कहा था कि इंडिया हमला नहीं करेगा, तो मैंने 12 पॉइंट में ये लिखा कि अगर आज इंडिया हमला करता है तो जो मुज़ाकरात पाकिस्तान करा रहा है अमेरिका के साथ, वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे, एडवर्स फैक्ट आएगा। लिहाजा अमेरिका इस वक्त नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान में हमला करे और किसी किस्म का ततल आए इसमें। उसके बाद चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो भी कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया हमला करे। तो इंडिया के जो को रोकने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स वर मच बिगर देन दी लोकल फैक्टर्स। दैट्स वाई मोदी आप डिम नजर आता है आपको। मोदी कुड नॉट डू व्हाट ही वांटेड टू डू। बैकडोर पॉलिसी में हम अमेरिका से ये फायदा ले रहे हैं। सर, अगर मैं कोई बैकडोर पॉलिसी नहीं है, इट्स नॉट बैकडोर पॉलिसी, इट्स अ वेरी डायरेक्ट पॉलिसी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि हम इंडिया से जो जंग रुकी है उसके पीछे तालिबान और अमेरिका के नहीं, गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती। मेरी इनसे डिस्कशन हुई, जिन्होंने ये काम करवाना होता वो क्लेम के लिए नहीं करते, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल सही सर, आगे बढ़ूंगा, टाइम कम है मेरे पास। असद उमर वजीर ख़जाना नहीं रहे, क्या इसका नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ हुकूमत को? देखें, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान करेंगे कि क्या उनको रखना नुकसान था या रखना फ़ायदा था। अगर उनको, मैं उसी बयान, अगर उनको फ़ायदा होता तो वो ना निकालते। बड़ा सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन का सवाल है। उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने उनको घर भेज दिया। रीशफलिंग जमहूरियत का हुस्न होता है। मतलब मेरे ख्याल में तो कैबिनेट में तब्दीलियां आती रहती हैं, आपके टाइम में भी नहीं, उससे पहले भी आती रही। लेकिन रीशफलिंग को पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल स्कूल जो है, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, आपकी पार्टी के लोग, नून लीग के लोग, उस पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सियासत क्या है? तनकीद। सियासत क्या है? अपोजिशन। सियासत क्या है कि कोई भी जो हुकूमत कर रही है उसमें कीड़े निकालो। फ्रैंकली दिस इज व्हाट, यही इमरान कहता था, यही जो हमारे जो लीडर्स थे इनके मतलब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी कि सारे करप्ट हैं। तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था, मैंने कहा आप लॉन्ड्रिंग लगा लो तो आप सबको लॉन्डर करके वाइट करके लेते जाओ। तो इस वक्त एक चीज़ में बड़ी साबित हुई है, एक चीज़ साबित हुई है, आई मस्ट से विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, कि जो पीटीआई की लॉन्ड्रिंग मशीन है, आई स्लीप टू इट। भाई वो लॉन्ड्रिंग करके क्या साफ करके अपनी कैबिनेट में लाते हैं। आपके भी कई दोस्त लेफ्ट राइट बिल्कुल हैं, गए हैं। मैं यकीन करें कि कल मैं जब कैबिनेट देख रहा था, पहले मैं जब ट्रक को देखता था ना पीटीआई को, तो मुझे गुमान होता था ये पीपल्स पार्टी का ट्रक है। अब जब कैबिनेट की तरफ देखता हूं तो लगता है पीपल्स पार्टी, तो इनडायरेक्टली मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी। मतलब आप अगर काबीना से कोई काम हो तो आपसे हम कह सकते हैं। खैर, मेरा काम तो ना पड़े, अल्लाह करे, ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरा एक अपना एक स्टैंडिंग है, लोग के साथ वो समझते हैं। दूसरा, वज़ीर दाखिला का कितना रोल होता है या हो सकता है नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कराने में? देखिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए या हुकूमत को स्ट्रांग रखने के लिए मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत रोल होता है। और जो नए इंटीरियर मिनिस्टर आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि इस वक्त वो नाजुक वक्त है जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे कोई काम नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि जो नए इंटीरियर मिनिस्टर आए हैं वो देखेंगे अपने तजर्बे की बिना पे कि प्रायोरिटीज़ क्या है। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नेशनल एक्शन प्लान है। मैंने भी अपनी कमेटी में वही रखा। कहीं नेशनल एक्शन प्लान को हम हिंदुस्तान के कहने पर तो अब इस्तेमाल नहीं करना शुरू? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको तो पुलवामा तो नहीं हुआ था जब हमने 20 पॉइंट का नेशनल एक्शन प्लान लिया था। ये हमारी ज़्यादती है कि हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जाते जाते मैं बता दूँ कि हालात नहीं ठीक। मुझे ये जो आप सर सजेशन क्या है? सजेशन जो होगी, मुझे तो सिस्टम थोड़ा डावाडोल और इस्लामाबाद के ऊपर बड़े गहरे बादल नजर आ रहे हैं इस वक्त। इन द फॉर्म ऑफ एहतजाज, ये मुझे एहतजाज समझ लें, इनगल्फिंग द गवर्नमेंट समझ लें, या कोई पैनिक हो, या पाकिस्तान जिस अंदाज से ये नई वेव आई है टेररिज्म की। मुझे अपनी फील है, बीइंग ए फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर एंड ए लॉ एनफोर्सर, कि ऑल इज नॉट गुड। कुछ उम्मीद रखें बेहतरी की नहीं? बेहतरी की ये हो सकता है कि जब तक आप कलेक्टिव सोच के साथ नहीं आते। और मैं हमेशा एडवोकेट करता रहा हूँ हैदर साहब कि हमारी 3 पॉलिसीज, इकोनॉमिक,
जो नेशनल सिक्योरिटी है और फॉरेन पॉलिसी पे एक लाभ ना दें सारे ताकि उसमें पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट का हालात बेहतर हो। अगर नहीं होंगे हालात नहीं, बेहतर चीफ जस्टिस तो साहब ने बड़ी अच्छी बात definitely। की है, चेंज द लॉ, एनहांस द लॉ। अगर ये नहीं लेकिन उसको करेंगे, implement भी सर करना बहुत नहीं जरूरी करेंगे तो मैं एक लिख लें रिकॉर्ड पे कह रहता हूँ, खुदा ना करे कुछ हो जाए, फिर सारे हम पार्लियामेंटेरियन भी कहेंगे बड़ी देर कर दी, मेहरबान सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।